की ये तस्वीर जरा देखिए। बीजेपी 19 पर आगे है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब 22 सीटों पर आगे हो गई है। और ये देखिए, ये नया अपडेट ये है कि 25 सीटों पर अब कांग्रेस आगे हो गई है और बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। हिमाचल प्रदेश की इस वक्त 45 सीटों के रुझान आपके सामने। 45 सीटों में से कांग्रेस 25 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यह तस्वीर, कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी आगे है 25 सीटों पर। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है और निर्दलियों का भी खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। 21 सीटों पर बीजेपी आगे है। जलालपुर में बीजेपी के आर.सी. पटेल गुजरात में आगे चल रहे हैं। जंबूसर से कांग्रेस के संजय सोलंकी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं अलग अलग सीटों पर जो बड़ी सीटें हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश का नया डेटा है कि कांग्रेस पार्टी 27 पर लीड बनाए हुए है और हिमाचल में बीजेपी अभी 21 सीटों पर आगे चल रही है। अदिति, तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो टैली है वो लगातार चेंज हो रही है। कांग्रेस पार्टी 27 सीट्स पर लीड करते हुए, बीजेपी 22 सीट्स पर लीड करते हुए, ये देखते हुए कि 68 मेंबर असेंबली है हिमाचल प्रदेश में। वहीं स्टोरी जो है वो गुजरात, जहां पर एक तरफा मुकाबला बनाते हुए बीजेपी 119 सीटों पर लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 36 लीड्स के साथ और आम आदमी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर लीड करते हुए। आपको ये बताते हुए जो इस वक्त 28 और 24 हो चुका है। नहीं, बीजेपी इस वक्त 23 सीटों पर लीड कर रही है हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी जो है वो 28 सीट्स पर लीड कर रही है। इनफैक्ट बीजेपी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नावेद, फिलहाल देखिए, तैयारी तो चली रही है यहाँ पर, लेकिन अगर जिस मसले पर आप बात कर रही थी आम आदमी पार्टी की, उसी पर मैं एक थोड़ी सी आपकी बात रखना चाहता हूँ आगे। पिछले 3 चुनाव में अगर वोट परसेंट कम हुआ तो उसका फायदा गुजरात में कांग्रेस को मिला है। इस बार भी 5% वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो आमद तो आम आदमी पार्टी ने दर्ज करा दी है। अब वो नुकसान किसको किया है ये बाद में नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि अब पोस्टल बैलेट खत्म हो गई, ईवीएम खुलना शुरू हो गई है। अभी जो हम रुझान देख रहे हैं ये और तेजी से बढ़ेंगे। आने वाले कुछ घंटों में चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। तो बीजेपी जो है, अगर वो मोदी जी के नाम पर एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर से अगर थंपिंग मेजॉरिटी, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, पा लेती है, तो ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के आने वाले वक्त में बिगाड़ सकती है या बना सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं रहेगी तो आने वाले वक्त में ये दिक्कत पैदा जरूर करेगी। नवेद माफ कीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जामनगर से भावनगर से बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भावनगर सीट से बीजेपी को बढ़त मिल रही है। देखिए इस वक्त की 2 बड़ी खबर, सूरत पूर्व और पश्चिम और उत्तर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी यहां बेहतर कर सकती है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। भरूच में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, इस तरीके की बड़ी खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अगर बीजेपी जीतती है तो भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये ऐलान हो चुका है। वो भी आगे चल रहे हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी भी आगे चल रही हैं जामनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और भावनगर सीट से बीजेपी को बढ़त बनी हुई है। धीरेन्द्र जी भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लंबे अरसे से गुजरात में मौजूद रहे और एक सीट पर वो गए। धीरेन्द्र जी, क्या जो बात यहाँ पर हमारे तमाम पैनलिस्ट कर रहे हैं कि ब्रांड मोदी और मोदी जी को कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करना है, उनके मान को कम नहीं होने दे रहा है, ये फैक्टर जो है, जो तमाम रोजमर्रा की परेशानियां होती हैं 27 साल के शासन के बाद किसी से भी हो सकती हैं, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। देखिए, मैं एक बात कहूँगा पिनाज, क्योंकि जब 27 साल तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो जो रिपोर्टर्स आते हैं उस जगह कवर करने, वो उसके कारण को जरूर खोजने की कोशिश करते हैं और आगे क्या रहेगा इसको भी देखते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे युवाओं से बात की जो IITs हैं, जो दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं, जो IIT में थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे और जो MBBS, लड़कियाँ लड़के तमाम लोग थे। मैं घाटलोदिया सीट की बात कर रहा हूँ, जहाँ अभी से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 से 1.5 लाख के बीच में जीत का अंतर होगा। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे उनकी जीत का अंतर लगभग 1,40,000 तक पहुंच सकता है। उस पर हम लोग बात कर रहे थे तो उन बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने ये अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने पेरेंट्स से सुना है
कि यहाँ बहुत सारे कर्फ्यू लगते थे। तो मैंने कहा कि फिर आपकी तो उस समय उम्र नहीं हुई थी, आपकी उम्र से बहुत पहले आए। तो उन्होंने कहा हम अपने आने वाले बच्चों को भी ये बता के जाएंगे कि मोदी जी जब वोट देना है, जिस रास्ते से मोदी जी गुजर रहे थे उस पर 95 ईयर के एक बुजुर्ग खड़े थे जो झंडा हिला रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप पिछले 6:30 बजे से खड़े हैं और वो आए थे 9:30 बजे, तो आपको सिर्फ 3 सेकंड से 5 सेकंड का शॉट देखने को मिला। उन्होंने कहा मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ और जब तक जी धीरेन्द्र, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में 136 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 38 पर, यानी आप समझिए कि 38 और 138 लगभग 100 सीटों का 98 सीटों का फासला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच गुजरात में। एनके सिंह सर, इन शुरुआती रुझानों का क्या मतलब? बीजेपी ने कहा था हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रिकॉर्ड माधव सिंह सोलंकी ने बनाया था गुजरात में 1985 में संभवतः 149 सीटों के साथ। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अगर हम इसको जो अभी आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसकी एनालिसिस करें तो ये आंधी है, क्योंकि अगर 3/4 से ज्यादा, भारत का संविधान 3/4 तक रिकॉग्नाइज करता है मेजॉरिटी, 4/5 का तस्वीर उसने भी नहीं किया है। तो अगर ये जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये है, तो ये आंधी थी जो कि हम लोग देख नहीं सके। हमारे यहाँ इवन एग्जिट पोल ने भी इस तरह की आंधी नहीं देखी थी जो इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर ये यही है तो मुझे लगता है कि इसके एनालिसिस समाजशास्त्रीय विवेचन होना चाहिए बजाय पॉलिटिकल एनालिसिस के, क्योंकि कौन सा समाज है जो कि एक नेता की वजह से 27 साल के भोगे हुए यथार्थ को, अच्छा हो या बुरा हो, वो लगातार वो मेंटेन करता है। तो ये शायद सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें। चलिए, तो बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपको अभी बधाई देने में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर आप लोग तो उस रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आप दावा कर रहे थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रिवाज बदलने वाली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, गोवा में रिवाज बदला और मणिपुर में रिवाज बदला, उसी तरह से हिमाचल में भी रिवाज बदलने वाला है। और गुजरात में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वीं बार सरकार बनाने जाने हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, हमारे पास नेतृत्व है और हमारे द्वारा जो गरीब कल्याणकारी जितने भी काम किए गए हैं, चाहे गुजरात को कर्फ्यू मुक्त बनाने का काम हो, चाहे गुजरात में 24 घंटा बिजली देने का काम हो, चाहे जल प्रबंधन का काम हो कि लगातार गांव तक जल पहुंचाने का काम, सौराष्ट्र जैसे और कच्छ जैसे क्षेत्रों में जहां जल की कितनी आपदा थी, जिसकी किल्लत थी, उसको ठीक करने का काम हो। और मोदी जी के नाम और ब्रांड मोदी पर ही वोट मांगते हुए नजर आए थे। अगर आप अपने इलेक्शन कैंपेन को देखेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द ही घूमा था। आपने वहां पर एक बार भी भूपेंद्र पटेल जी द्वारा किए गए काम, आपकी सरकार के काम गिनाने के बजाय मोदी जी के रोड शो, मोदी जी के कार्यक्रमों पर फोकस ज्यादा किया था। अच्छा, क्यों नहीं गर्व? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे पास में एक इतने लोकप्रिय चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना लोकप्रिय चेहरा है जो न केवल गुजरात के गर्व है, न केवल भारत के गर्व, बल्कि विश्व के एक ग्लोबल लीडर है। तो क्यों नहीं एक कार्यकर्ता के नाते और एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात में ऐसा किया है, 24/7 365 दिन हम लोग यही काम करते हैं, लगातार चुनावों को इसी दृष्टि से लड़ते हैं और हर राज्य में हम लोग इसी तरह करते हैं। लेकिन सवाल पूछने वालों से मेरा जवाब यह है कि क्या इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, क्या वो स्टार प्रचारक के रूप में काम नहीं करती थी? क्या आपके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, क्या वो स्टार प्रचारक के रूप में काम नहीं करते थे, अपने पार्टी का प्रचार नहीं करते थे? ये अलग विषय है कि आज राहुल गांधी ना पंचायत स्तर के नेता बन पाए, ना विधानसभा स्तर के नेता बन पाए और ना लोकसभा स्तर के एक स्टार प्रचारक के रूप में वो अपनी महती भूमिका। मनोज जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के शुरुआती रुझान के तौर पर गोधरा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। गोधरा उन चुनिंदा सीटों में से एक जहां पर अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। गोधरा से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार शुरुआती रुझान जिसमें एक सीट पर और ज्यादा बढ़त बना ली है भारतीय जनता पार्टी ने। 137 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है, 38 सीटों पर कांग्रेस से शिल्पी अरोड़ा हमारे साथ हैं। प्रवक्ता शिल्पी, 1995 से 2017 तक की टैली मेरे पास है। उस पूरी टैली में कांग्रेस कभी इस आंकड़े पर नहीं सिमटी जिस आंकड़े पर अभी शुरुआती रुझान में सिमटी नजर आ रही है, 38 सीटें। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के लिए इस समय जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, अगर ये कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि अभी आपने खुद कहा है कि पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, तो अभी तो काउंटिंग है, अभी तो आगे काफी कुछ रिजल्ट सामने आने बाकी हैं।
हिमाचल में भी आप देखिए बराबर की टक्कर अभी जो दिख रही है, तो बिल्कुल हमारे लिए एनालिसिस की बात होगी, निराशा की बात होगी अगर ये वाले रिजल्ट फाइनली कन्वर्ट होते हैं। लेकिन मुझे अभी भी होप है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शिल्पी जी, रिजल्ट आप 99 पर थे, आपके पास एक अच्छा मोमेंटम था, जीएसटी, पाटीदार, तमाम चीजों पर एक नाराजगी थी। आपके स्टार प्रचारक वहां पर ब्रांड मोदी जो हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे थे, जबकि उनके पास एडवांटेज थी। एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि वो आगे चल रहे हैं, और आप इस विषम स्थिति में होने के बावजूद भी आप कहीं भी आपके स्टार प्रचारक वहां नहीं पहुंच रहे थे, आपके बड़े नेता कंफ्यूज ही रह रहे थे। उस पर भी बात करूंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल चुनाव के रुझान में अभी तक कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस वक्त 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो क्या अटल जी की भविष्यवाणी जो है वो क्या सच साबित होने जा रही है? 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 30 पर कांग्रेस। तमाम एग्जिट पोल इसका मतलब ये कि इन शुरुआती रुझानों में हिमाचल में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। और यहाँ पर ये भी देखना होगा अनुराग कि यहाँ पर कांटे की टक्कर और एडवांटेज कांग्रेस को हर एग्जिट पोल ने बताया था कि एडवांटेज कांग्रेस है। और वहां की जो परंपरा, ये पूरा का पूरा इस बार के चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि रिवाज जो है बदलेगा, राज भी बदलेगा। तो इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हिमाचल में भी अगर कांग्रेस की एडवांटेज जो है कम हो जाती है, तो अपने आप में कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं। वो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा बनाया गया था, जिसको लेकर बीजेपी को घेरा जा रहा था, वो भी शायद हिमाचल में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अगर यही रुझान आगे बढ़ते हैं। तो एग्जिट पोल जो है यहाँ पर देखिए कि एग्जिट पोल कांटे की टक्कर और एडवांटेज कांग्रेस को दिखा रहे थे, और यहाँ पर 37 सीटों पर बीजेपी जो है बढ़त बनाकर उनको भी गलत साबित कर रही है। एनके सिंह जी, यहाँ पर एडवांटेज सभी एग्जिट पोल्स ने कहा था कि एडवांटेज कांग्रेस है, कांटे का मुकाबला, लेकिन लग नहीं रहा कांटे का मुकाबला। 37 सीटों पर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई थी, और वहां पर एक बड़ा वोट बैंक सरकारी कर्मचारियों का है। तबके हैं जो कि हिमाचल में बहुत क्रूशल थे। एक तो महिला, और वो इकोनॉमिक इशू से त्रस्त थी। दूसरा यूथ, फर्स्ट टाइम यूथ जो वोटर है ना, वो तकरीबन 2 लाख है हिमाचल में, वो किस तरफ झुकेगा। और तीसरा था गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और जो पुरानी पेंशन स्कीम थी कांग्रेस ने वादा किया था वो लाएंगे, और उसकी तरफ कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स का झुकाव था। पर ये जो लग रहा है, आप जैसे गुजरात तो कहानी खत्म है, पर हिमाचल अभी भी मुझे लगता है, हालांकि तकरीबन आपने पूरे रुझान दिखा दिए हैं। जहां पर लिखित तौर पर जो पंजीकृत बेरोजगारों की तादाद है, जो मैं एक डेटा पढ़ रही थी, 9 लाख है, और अगर उसको सबको जोड़ लें तो 12 लाख हो जाता है। बेरोजगारी की समस्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम की दिक्कत है, बागबानी की दिक्कत है, तमाम समस्याएं थी वहां पर, पूरी एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये नतीजे आ रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है एक चीज है, यहाँ टक्कर तो थी हिमाचल में और लोग कह रहे थे 50-50, लेकिन एक चीज है कि कांग्रेस के पास वो मशीनरी नहीं है। कांग्रेस जो लास्ट माइल कवर करना होता है ना, लोगों को बूथ तक ले जाना कि वो वोट डालें, वो उसके पास संगठन नहीं रहा है उस मायने में। हालांकि हिमाचल में फिर भी संगठन और प्रदेशों से बेहतर है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है इलेक्शन की, वो तो बहुत ही अलग चीज़ है, जिसकी चुनौती अभी तक कांग्रेस और पार्टियां बिल्कुल नहीं कर पाई हैं। राहुल जी, एक तरफ बीजेपी है जहां पर कोई वो चुनाव जीतने के बाद भी एक निगम का चुनाव भी ऐसे लड़ते हैं जैसे कि आर पार की और बड़ी लड़ाई है, और वहां पर दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां पर कौन स्टार प्रचारक होगा, कौन जाएगा कि नहीं जाएगा, रैली करेंगे कि नहीं करेंगे राहुल गांधी, ये तमाम चीजों को लेकर ही लास्ट तक कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए, भारत में अब कम से कम उत्तर भारत में एक जो स्थिति बन गई है वो इस तरह की है कि जो 2 बड़े पक्ष हैं, पुराना अगर देखें बीजेपी और कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी भी है देश में, तो उसमें एक तरफ अपार संसाधन हैं, बहुत शक्तिशाली और मजबूत और निरंतर सक्रिय रहने वाला संगठन है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो संसाधनों की कमी है, संगठन की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। ये इतना असमान युद्ध हो गया है कि अब इसमें उसके परिणाम भी असमान होंगे, तो अब हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने और जीतने की एक नई तकनीक विकसित की है, एक पूरा शास्त्र विकसित किया है, मैं समझता हूँ वो सारे दुनिया के लोकतंत्रों के लिए अध्ययन का बहुत रोचक विषय होगा और हो रहा है। तो अब ये जो बीजेपी की मशीनरी है वो चुनाव जीतने की मशीन बन गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो पिछले अनुमानों को
पिछले परंपराओं को, इतिहास को, सबको बदलकर एक नई चीजें, नए इतिहास बना रहे हैं। अब देखिए, अगर हिमाचल में यही रुझान रहते हैं तो वहां भी एक इतिहास बनेगा। यकीनन हिमाचल प्रदेश में भी एक नया इतिहास बनेगा। और देखिए, इस वक्त की अपडेट हिमाचल प्रदेश के आपको बता दें, सिराज से जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। फतेहपुर से बीजेपी के राकेश पठानिया आगे चल रहे हैं, उनको बढ़त मिल रही है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे। डलहौजी सीट से कांग्रेस की आशा कुमारी इस वक्त आगे चल रही हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प, लेकिन जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 38 सीटों पर बीजेपी और 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में माफ कीजिए, बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान सिर्फ 45 मिनट हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में जो गुजरात के बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी 100 सीटों पर लगभग कांग्रेस पार्टी से आगे चल रही है। एनके सिंह सर, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये वहां के गवर्नेंस पे वोट है, ये राज्य का इलेक्शन है, तो राज्य के कार्यों पर होना चाहिए। राज्य के कार्यों में चीफ मिनिस्टर वहां पे स्टार प्रचारक नहीं था। चीफ मिनिस्टर वहां पे मुझे लगता है अगर प्रचार करता तो शायद हार जाती बीजेपी। नरेंद्र मोदी ही वहां प्रचारक है। तो अगर ये राज्य के कार्यों की तस्दीक है तो चीफ मिनिस्टर का कद बहुत ऊंचा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एनालिसिस गलत हो जाएगी कि वहां के कार्यों को लेके जनता ने वोट। मेरे ख्याल से एक लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की मकबूलियत के आगे सारे जो एनालिसिस हम करते हैं वो अभी भी फेल हो रहे हैं। गवर्नेंस कोई वो चीज नहीं, जहां तक ये ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, ये सेकेंडरी फंक्शन होता है। मेन तो होता है, पूरे डेमोक्रेसी में दुनिया के माना जाता है कि सरकारें अच्छा काम करेगी तो वोट मिलेगा। तो अगर टिकट जो है वो काट दिए थे इसी चीज की नाराजगी को खत्म करने के लिए कि भाई आप जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है फेस नहीं करना पड़े। लेकिन जिस तरह से कई बड़े नेताओं को लेकर खबर आ रही है कि पीछे चल रहे हैं खुद सीएम, तो क्या ये नाराजगी जो है वो साफ नजर आ रही है? तब ठीक है, ब्रांड मोदी को जिताना है, लेकिन जो मेरी नाराजगी आपसे वो भी मैं बताऊंगा। तो यही कह रहा हूं कि माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस जब आप दोनों को देखेंगी तो एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी को ये वोट मिले हैं, और गवर्नर विधायक कैसा हो ये बहुत मैटर करता नहीं है। अगर ये मैटर करता तो वहां का चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा वहां का लीडर होता है। यकीनन देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री जो सिटिंग है वो पीछे चल रहे हैं। इनके साथ साथ उनको थोड़ी राहत दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, वो भी पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान के मुताबिक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था वो भी शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। नीरजा जी, इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा नहीं करेगी, ये तो हर कोई मानकर चल रहा था, लेकिन बीजेपी भूपेंद्र पटेल की स्वीकार्यता, इसको लेकर एक सवाल जरूर होगा। ये अलग बात है कि बीजेपी ने कह दिया है कि वो भूपेंद्र पटेल पर ही मोहर लगाएंगे अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, ये तो अब देखेंगे, हारते हैं जीतते हैं, 1 साल से हैं, लेकिन कुछ खास उनका अपना जैसे कहते हैं ना, अपने एक मार्क छोड़ा 1 साल में भी जी, वो नहीं माना जाता था। नरेंद्र मोदी के ही माने जाते हैं वो खास। और ये इलेक्शन, बिल्कुल इनके ठीक कह रहे हैं, ये इलेक्शन सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में था। सब लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। और ये इतने इनविंसिबल, मतलब बीजेपी के लोग कहते थे क्या हम इस बार माधव सिंह सोलंकी की जो मेजॉरिटी थी 149 की 1985 की, जबकि खाम ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई थी कांग्रेस द्वारा और बहुत शानदार जीत थी कांग्रेस की, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि क्या हम उसको ओवरटेक करेंगे। वहां पहुंचने वाले हैं मैम, सिर्फ 9 सीटों पर 9 सीटें पीछे। में योगी ने अपना मार्ग छोड़ा था, बिल्कुल मोदी का था वर्चस्व, लेकिन योगी ने मार्ग छोड़ा था। लेकिन यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर कहीं है नहीं। उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में भी मोदी के नाम पर वोट, आप चीफ मिनिस्टर लगातार आप कितने बदलते रहे, उसके बावजूद भी वहां पर जिस तरह की जीत आपकी दर्ज हो जाती है। धीरेन्द्र पुंडीर, लगातार हम कल भी चर्चा कर रहे थे आपसे, आप बीजेपी दफ्तर में थे और वहां भूपेंद्र पटेल का जो कद था होर्डिंग में वो काफी छोटा था। क्या यही एक बड़ी वजह रही भूपेंद्र पटेल के सियासी करियर में भी कि वो शुरुआती रुझान में अभी पीछे चल रहे हैं?
हाँ, देखिए ये वो सीट है जहां से बीजेपी पिछली बार भी बल्कि आनंदीबेन पटेल से शुरू करते हैं तो बहुत लाखों से जीतती है। अगर वहां पीछे दिख रहे हैं, हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी तक जैसे शुरू होगा तो ये वहां से आसानी से जीत जाएंगे, बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि किसी मुख्यमंत्री पद का चेहरा गुजरात। इस वक्त की बड़ी खबर, माधव सिंह सोलंकी के 1985 के रिकॉर्ड तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है गुजरात में। उन 149 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस सिर्फ 32 सीटों पर। लेकिन 1985 में जो रिकॉर्ड गुजरात के सियासी इतिहास में कांग्रेस ने बनाया था, खाम फॉर्मूले के तहत, उसी फॉर्मूले के तहत नहीं बल्कि अपने मोदी चेहरे के तहत भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ती हुई नजर आ रही है। 149 सीटों पर फिनांस बीजेपी आगे। बिल्कुल राहुल जी, इसी का एनालिसिस मैं आपसे चाहूंगी कि एक शख्स 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी खत्म कर सकता है और वो ऐसी जीत दिला सकता है अपनी पार्टी को कि वो एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हो, एक इतिहास के पन्नों में जीत दर्ज हो जाए। कैसे ये फैक्टर काम करता है? क्या उस शख्स से किसी को कोई नाराजगी नहीं है, उसके काम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी तत्व है भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में भी, उसका बड़ा लंबा अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन और ये बहुत अद्भुत है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐतिहासिक चीज़ें हो रही हैं। तो एक इंसान का, जैसा आपने कहा, उसका इतनी पकड़, इतनी जकड़ और इतना प्रभाव इतने लंबे समय तक बिना घटे हुए लगता है कि वो बढ़ ही रहा है जी। एक थकान हो जाती है, एक इंसान से भी, व्यक्ति से भी, नेता से भी थकान होती है, एक सरकार से भी थकान होती है लोगों में। वो सारी थकान दिखने रही है, उल्टा उसका होता दिख रहा है। शिवम छावड़ा हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के। शिवम छावड़ा साहब, बहुत बहुत बधाई आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए। हालांकि शुरुआती रुझान है, बीजेपी लगातार ये कह रही थी गुजरात में कि हम अब तक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 1985 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और आप इस वक्त वो रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 50 मिनट हुए, कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, हमने चुनाव से पहले भी, क्योंकि हम तो जब चुनाव में जाती है, हमारी पार्टी चुनाव में जाती है तो निश्चित रूप से सब बहुत जानदार तरीके से जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम तो पहले चुनाव से इस बात पर संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे कि हमको इस बात का विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः गुजरात में और हिमाचल में भी सरकार बनाएगी। और आपके सामने जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जैसा भी मैं राहुल जी को भी सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ठीक भी कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय राजनीति के अंदर दौर होता है। अगर हम 1947 से भी देख लें तो एक समय था कि जब नेहरू जी का दौर था, एक समय था शास्त्री जी का दौर था। समय सीमा तय हो सकती है कि आप कहें कि 4 साल है, 2 साल है, 3 साल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि इसका अर्थ ये नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है, इसका अर्थ ये है कि उस नेता का दौर है। तो निश्चित रूप से आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, इसको किसी भी तरीके से कॉम्पीट कोई कर नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत गहन संघर्ष है, राहुल जी, कार्यशैली है। शिवम जी की बात को ही आगे हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि यही बात हम आपसे कर भी रहे थे कि ना तो ये हाल फिलहाल में कोई ऐसा आंदोलन हुआ, कोई जंग हुई, या कोई ऐसा कोई बड़ा फैक्टर जिससे आप एक नेता की तरफ खिंचे चले आते हैं, वो फैक्टर भी अभी एज सच एट प्रेजेंट जो है ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है। उसके बावजूद भी उस शख्स की लोकप्रियता बढ़ती ही चली जा रही है कि तमाम दूसरे फैक्टर, चाहे एक नई पार्टी आ जाए, चाहे वोट कटने लग जाए, कुछ काम नहीं करता। राहुल सर, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मुझे लगता है ये जो फिनोमिनन की हम बात कर रहे हैं ना, कई बार मुझे भी लगता है कि हम शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए मोदी फिनोमिनन को। हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, स्ट्रॉन्ग लीडर है, ओबीसी को बहुत अपील है, जो लोअर तबका है, ये सब है, और डिलीवरी है, सोशल वेलफेयर की डिलीवरी, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, उनके हाथ में ठोस चीज़ें आई हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ है। ये देश का जो साइकी है वो बदल रहा है, उसको अपील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत एस्पिरेशनल इंडिया है आज। और क्या एक दूसरे नेता की कमी भी है, वैक्यूम की भी एक दिक्कत है। मतलब ठीक है, राहुल जी, नीरजा जी जो तमाम फैक्टर कह रही हैं कि इसके बियॉन्ड भी कुछ एक फैक्टर है जो नहीं पढ़ने में आता, लेकिन क्या एक वजह ये भी है कि जब आप मोदी जी को देखते हैं तो उसके बाद कहते हैं सामने कौन, तो वो सामने वाला चेहरा
क्या वो भी एक फैक्टर है कि वो मिसिंग वो है फैक्टर। मान लीजिए लोग नाराज हैं, जैसे कि बढ़ते दामों के बारे में बहुत लोग नाखुश हैं। और नीचे में माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं जरा। जो जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में, वहां से भी अपडेट सामने आ रही है। मैनपुरी सीट को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां हर किसी की नजर थी मैनपुरी में डिंपल यादव 1600 वोटों से आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मैनपुरी बाई इलेक्शन जहां पर डिंपल यादव 1600 वोट से आगे चल रही हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है, जहां हम गुजरात, हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खास पैनल और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। और अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 58% से ज्यादा वोट हुआ है। और देखिए जो एग्जिट पोल है, अलग अलग मीडिया संस्थानों के जो एग्जिट पोल हैं वो अब सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात TV9 के एग्जिट पोल की, जिसके मुताबिक गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2017 से भी बेहतर नतीजे यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिलती नजर आ रही हैं गुजरात में। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक समझना होगा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 99 सीटों पर थी, यानी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। लेकिन TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 125 से 130 सीटों पर जीत हासिल कर सकती